हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर। आज है 1 अप्रैल, नया महीना शुरू हुआ है, तो आप भी नई ऊर्जा से अपनी प्रिपरेशन को नया आयाम दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को एक नया रूप दीजिए और बस इसी नई ऊर्जा से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आज के एक्सप्लेन सेक्शन में हम एफ्सपा की बात करेंगे। एफ्सपा और नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही पुराना लंबा रिलेशन रहा है और सरकार ने फ़िलहाल असम के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में से एफ्सपा को बिल्कुल ही हटा दिया है। तो हम इसी की चर्चा करेंगे। एफ्सपा के तहत आर्म्ड फोर्सेस को क्या क्या ताकत मिलती है, क्या क्या उनके पास पावर्स आती हैं, इसको इम्पोज कौन करता है और नॉर्थ ईस्ट से इसका इतना पुराना रिलेशन क्यों बना है। देखिए, असम के 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से इसको पार्शियली लिफ्ट किया गया है। कौन से 3 स्टेट्स हैं? तो असम है, देखिए, मणिपुर है और नागालैंड है। ये 3 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ अभी भी रह गए हैं जहाँ से इसको लिफ्ट नहीं किया गया है, ये अभी भी फोर्स में है, राइट। असम की बात करें तो करीब 60% जो स्टेट का एरिया है वहाँ से इसको हटा दिया गया है, और नागालैंड की बात करें तो करीब 25% ऐसा एरिया है जो अब इससे मुक्त हो जाएगा। और मणिपुर की बात करें तो जो वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो वैली के पास पड़ती हैं, वहाँ से इसको लिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हिली डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ पे ये अभी भी इम्प्लीमेंटेड है, राइट। देखिए, ये तो 3 स्टेट्स हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर एफ्सपा अभी लागू है, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी ये कुछ एरियाज़ में लागू है। इसको हटाने की जो डिसीजन है वो इतनी सिग्निफिकेंट क्यों मानी जा रही है? क्योंकि एफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 का जो ये एक्ट है, ये बहुत ही भयावह माना जाता है, क्योंकि इसके तहत जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके पास बहुत ही स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। उन्हें खुली छूट मिल जाती है। अगर उन्हें कोई भी ऐसा पर्सन सस्पेक्टेड लगता है या किसी पर्सन के पास आर्म्स एमिनिशंस मिलते हैं उनको, तो इस एक्ट के तहत वो ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। और इतना ही नहीं, वो ओपनली फायर भी कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल सस्पिशन। ठीक है, अगर उनको किसी पे शक हो गया तो फिर वो जैसी कार्रवाई करना चाहते हैं वैसी वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी प्रीमाइसेस में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उन्हें शक होता है कि कुछ गलत गतिविधियाँ चल रही हैं, तो बिना किसी वारंट के वो वहाँ पर सर्च करने जा सकते हैं। तो इसको इम्पोज कौन कर सकता है? तो या तो सेंटर कर सकती है, या उस स्टेट का जो गवर्नर है वो इसको इम्पोज कर सकते हैं, जब पूरा का पूरा स्टेट या उसके कुछ पार्ट्स को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, राइट। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो करीब 60 सालों से ये एफ्सपा के अंडर रहा है, और इस वजह से क्या हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही अलग महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं बाकी पूरी कंट्री से, क्योंकि उनके आने जाने पर रोक होती है। चेक पॉइंट्स पर उन पे बहुत ही भारी मात्रा में चेकिंग की जाती है, छानबीन की जाती है। वो फ्रीली यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते। इतने सालों तक, करीब 60 सालों तक फोर्स में रहने के बाद तो अब इसको विड्रॉ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब जो ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अब इन एरियाज़ में अब धीरे धीरे शांति बहाली हो रही है, राइट। लास्ट 2 डेकेड्स की बात करें तो इंसर्जेंसीज़ में काफ़ी कमी आई है नॉर्थ ईस्ट में, और जो भी मेजर ग्रुप्स हैं वो अब बातचीत के द्वारा अपने जो भी मसले हैं गवर्नमेंट से वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नागालैंड की बात करें तो यहाँ के जो मेजर ग्रुप्स हैं, जो NSCN-IM और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं, वो एडवांस स्टेजेस पे हैं, और उनकी जो बातचीत है वो कंक्लूडिंग स्टेज पर है गवर्नमेंट के साथ, राइट। मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे भी जो इंसर्जेंसी और हैवी मिलिटराइजेशन हो रहा था वो धीरे धीरे 2012 से अब कम होने लगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे PIL दायर की गई थी और उस पर जब हियरिंग्स होने लगी थी, तो उसके बाद से ऐसी जो घटनाएं हैं उनमें कमी आने लगी। नागालैंड की भी बात करें तो वहाँ पर 14 विलेजर्स को मार दिया गया था, जिसकी वजह से फिर एफ्सपा को वापस लेने की जो डिमांड है वो और बढ़ गई थी। एफ्सपा को नॉर्थ ईस्ट में इम्पोज ही क्यों किया गया? सबसे पहली बात तो 1950s में जब नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था तो नागा नेशनल काउंसिल को सेटअप किया गया था। ठीक है, ये किसका प्रीडिसेसर है?
NSCN-IM जो एक बड़ा मेजर ग्रुप है नागालैंड का, उससे पहले नागा नेशनल काउंसिल हुआ करता था। अब इस मूवमेंट को कुचलने के लिए असम पुलिस फोर्सेस ने पूरी अपनी ताकत लगाई। जितना इसको कुचलने की कोशिश की गई तो उतने ही जो लोग थे इस मूवमेंट के वो और आक्रामक हो गए और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का यूज़ फिर होने लग गया। इसी को बंद करने के लिए, इसको थोड़ा रोकने के लिए फिर पार्लियामेंट ने एफ्स्पा को पास कर दिया और फिर पूरे ही स्टेट पर इसको लगा दिया गया। ये थी नागालैंड की कहानी। मणिपुर में इसको 1958 में ही इम्पोज कर दिया गया था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में? जो नागा डोमिनेटेड थी। ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेनापति, तमेंगलोंग और उखरुल। तो वहाँ पे नागा नेशनल काउंसिल जो था वो बहुत ही एक्टिव था, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, 1960s में इसको एक और मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट में इम्पोज किया गया। वो कौन सी थी? चुराचांदपुर। ये डोमिनेटेड थी बाय द कुकी-ज़ोमी ग्रुप, ठीक है, ये वहाँ के लोकल ग्रुप्स हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा था, मीज़ो इंसर्जेंट मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, मीज़ो इंसर्जेंट मूवमेंट था। इसकी वजह से यहाँ पर इसको इम्पोज किया गया, लेकिन अल्टीमेटली 1979 में पूरे ही स्टेट में इसको फिर बाद में लागू कर दिया गया। फिर जैसे जैसे ऐसे मूवमेंट्स वहाँ पर बढ़ने लगे तो धीरे धीरे एफ्स्पा को फिर पूरे ही एरियाज़ में एक्सटेंड किया जाने लगा और फिर इसकी शुरुआत वहाँ पे हो गई थी। अब लोगों में एफ्स्पा इतना अनपॉपुलर क्यों है, लोग इसको पसंद क्यों नहीं करते? तो सबसे पहली बात तो लोगों पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, उन्हें ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, एलियनेशन यानी उन्हें अलग थलग महसूस होता है बाकी पूरे देश से, क्योंकि वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। और जब नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से स्टार्ट किया गया था, बाद में जब एफ्स्पा को लगा दिया गया तो उन्हें फिर इस चीज़ का और गुस्सा आया कि भाई हम जब पीसफुली अपना मूवमेंट चला रहे हैं तो फिर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने का क्या मतलब है। तो इस वजह से ये जो मूवमेंट था इसने उग्र रूप ले लिया, आर्म्स एम्यूनिशंस में शामिल हो गए। इसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को खुली छूट मिल जाती है तो इस वजह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी होने लगती हैं। और ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया था 2012 में, जहाँ पे जो विक्टिम्स की फैमिली थी उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जो भी एनकाउंटर्स थे ये फेक एनकाउंटर्स थे। तो इस पर बाद में जांच हुई, सब कुछ कमीशंस वगैरह सेटअप की गई और उसमें फिर यही पाया गया कि जो भी 6 केसेस थे जो फाइल हुए थे वो सारे के सारे फेक एनकाउंटर्स साबित हुए। तो ये वजह है कि लोग इससे इतना चिढ़ते हैं और इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उन पे बहुत ही ज़्यादा भारी तौर पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस को खुली छूट दी जाती है तो क्या उन पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है? क्या वो ऐसे ही किसी पे भी गोली चला सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। गोली चलाने से पहले सबसे पहले तो उनको एक वार्निंग देनी है जो भी सस्पेक्ट हैं। ऐसे ही बस उठ के आप गोली नहीं चला सकते हो। और इसके अलावा जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पुलिस स्टेशन में उस सस्पेक्ट को हाजिर करना है। और ये भी कहा गया है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कोऑपरेशन दिखाना है जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम नहीं कर सकते। उनको इंडिपेंडेंटली ये पूरे पावर नहीं दिए गए हैं, उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठाकर ही अपनी जो कार्रवाई है उनको अंजाम देना है। जो भी ऐसी कार्रवाई की गई हैं उन पर काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये बेमतलब ही लोगों को बस ऐसे ही मारे जा रहे हैं बिना किसी सबूत के। तो ऐसे केसेस पर क्या कोई कार्रवाई की गई है? तो कार्रवाई हुई है। नागालैंड में ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है फ़िलहाल तो, लेकिन मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के जो केसेस हैं उनको लिया है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी की है और 29 केसेस में चार्जशीट फाइल की गई है। इसके अलावा 7 केसेस में प्रोसिक्यूशन शुरू हो चुका था और 2 केसेस ऐसे थे जहां पे जॉइंट ऑपरेशन था असम राइफल्स का और मणिपुरी कमांडोज़ का। लेकिन इस मामले में सेंटर ने इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया है कि भाई जो पैरामिलिट्री फोर्स पर्सोनल है आप उनके खिलाफ ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो इससे पहले एफ्स्पा को हटाने की या इसको कम करने की कोशिशें की गई हैं, तो बिल्कुल की गई हैं। तो साल 2000 में जो एक्टिविस्ट थी इरोम शर्मिला जी, इनकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी, ये बहुत टाइम तक न्यूज़ में थी। और इनकी जो हंगर स्ट्राइक थी वो 16 साल तक इन्होंने की अगेंस्ट एफ्स्पा इन मणिपुर से एफ्स्पा को हटाने के लिए इन्होंने 16 साल तक हंगर स्ट्राइक को जारी रखा। उसके अलावा 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर कमेटी को भी सेटअप किया
किया जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में, और 2005 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन यही दी कि एफ्स्पा हाईली अनडिज़ायरेबल है और ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन है ना। इससे आप जो लोग हैं उनको उनके जो जीने का अधिकार है वो आप कम कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसको हटाना ही बिल्कुल सही है। और इसके अलावा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो थी, जो वीरप्पा मोइली जी हेड कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसी ही रिकमेंडेशन दी। इसके अलावा जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी यही सलाह दी थी कि अगर रिपील नहीं करना है तो कम से कम इसको आप थोड़ा सा अमेंड कर सकते हो। तो एकदम रिपील की भी बात नहीं की गई है, इसके जो पावर्स हैं थोड़े से कम करने की बात हमेशा की गई है। स्टेट गवर्नमेंट्स की इस लॉ के लिए क्या पोजीशन रही है हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, वैसे तो इस एक्ट को इम्पोज करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है ना, वही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है, इनफॉर्मली उस स्टेट गवर्नमेंट की भी सलाह ली जाती है, और वैसे देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के अनुरोध पर ही सेंटर फिर इसको इम्पोज करती है। और कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा भी हुआ है जहाँ पर एक स्टेट ने सेंटर से अनुरोध किया हो और सेंटर ने इसको ओवर रूल कर दिया हो। जैसे त्रिपुरा में 1972 में ऐसी दरख्वास्त की गई थी कि एफ्स्पा को लगाया जाए, लेकिन सेंटर ने उस टाइम पे इसको नहीं लगाया। इसके अलावा जो रिपील करने की बात की जाती है वो मेजरली सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा की जाती है। जब तक वोटिंग की फायरिंग नहीं हुई थी तब तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने ओपनली ये नहीं कहा था कि इसको रिपील कर दिया जाए। लेकिन इस फायरिंग के बाद जो नागालैंड असेंबली है उसने पहली बार एक रिजोल्यूशन पास किया एफ्स्पा को हटाने का, और फिर 3 चीफ मिनिस्टर्स थे, एक नेफ्यू रियो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर, एन बिरेन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमा। इन तीनों ने मिलकर ये डिमांड की है कि एफ्स्पा को रिपील कर देना चाहिए। तो ये थी एफ्स्पा की पूरी जानकारी और किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में ये अब तक प्रिवेल कर रहा था और अभी भी कुछ पार्ट्स में ये प्रिवेल कर रहा है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। जय हिंद।